कक्षा 9 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को निबंध रचना कराने जा रहा हूँ। निबंध को कैसे लिखते हैं और क्या है ये, तो चलते हैं। आज ये निबंध का कुछ सेट दे रहा हूँ। चलिए नंबर 1 चलते हैं। सबसे पहला आता है पर्यावरण और प्रदूषण। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आज का ज्वलंत विषय है ये आजकल, क्योंकि पर्यावरण और बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, इसकी वजह से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं, देखते हैं इसमें निबंध में क्या कुछ लिखा और कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम निबंध की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। सबसे नंबर आता है पहला प्रस्तावना। नंबर 2 पे पर्यावरण एवं प्रदूषण का अर्थ। नंबर 3 पे मानव और पर्यावरण का संबंध। नंबर 4 प्रदूषण के प्रकार, इसमें प्रकार में आ जाएगा। नंबर 1 है जल प्रदूषण, नंबर 2 वायु प्रदूषण, नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण और नंबर 4 रेडियोधर्मी प्रदूषण। नंबर 5 है मृदा प्रदूषण। नंबर अगला आ रहा है 5 प्रदूषण को दूर करने के उपाय और उपसंहार। बच्चों, प्रस्तावना और उपसंहार जरूर लिखते हैं किसी भी निबंध में। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलो देखते हैं, आज शुरू करते हैं इसको। प्रस्तावना पे चलते हैं पहले लेकर के। तो आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हमारे देश ही की ही नहीं अपितु विश्व स्तरीय समस्या बन चुकी है। हमारा पर्यावरण आज बुरी तरह बिगड़ गया है और चारों ओर प्रदूषण के कारण हमारा दैनिक जीवन प्रभावित हुआ है। इस खतरे से निपटने के लिए आज चारों ओर पुरजोर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन उसका संपूर्ण निराकरण करने में हम सभी असफल ही साबित हुए हैं। हमारे चारों ओर का वातावरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, पर्यावरण कहलाता है। जब हमारे पर्यावरण को अवांछित तत्व मिलकर बिगड़ने लगते हैं, कौन से तत्व? अवांछित तत्व मिलकर बिगड़ने लगते हैं, तब प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमारा प्राकृतिक संतुलन भी पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। यदि हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है तो समझो प्रदूषण की समस्या जन्म लेती है। मानव और पर्यावरण का अटूट संबंध है। यदि मानव चाहे तो अपने पर्यावरण को सुधार सकता है, और यदि वह पर्यावरण का ध्यान न रखे तो पर्यावरण बिगड़ने लगता है और प्रदूषण के पैर मजबूत होते चले जाते हैं। मानव की सतर्कता एवं सचेतना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी एवं लाभदायी है। तो सबसे पहला नंबर चलते हैं, जल प्रदूषण क्या है। जब जल में अवांछित पदार्थ मिलकर इसे प्रदूषित करने लगते हैं तो जल प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। नंबर 2 वायु प्रदूषण देखते हैं। हवा में जब गैस एवं धूल के बारीक कण मिलकर इसे बिगाड़ने लगते हैं, तब वायु प्रदूषण की समस्या जन्म लेती है। नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण। कम डेसिबल की ध्वनि तो हमें कर्णप्रिय एवं सुमधुर लगती है, लेकिन 80 से लेकर 100 से अधिक डेसिबल की ध्वनि कर्कश एवं हमें नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तब ध्वनि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नंबर 4 रेडियोधर्मी प्रदूषण। हजारों वर्षों से पूर्व से हमारी धरातलीय सतह पर कई परिवर्तन होते रहते हैं, जिन्हें हम रेडियोधर्मी तत्व द्वारा अध्ययन करते हैं। जब इसमें अवांछित तत्व मिल जाते हैं तो रेडियोधर्मी प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाती है। नंबर 5 है मृदा प्रदूषण। जब हमारी मृदा में अवांछित तत्व मिलकर इसे खराब करने लगते हैं तो मृदा प्रदूषण की एक समस्या बड़ी समस्या का जन्म होता है। प्रदूषण की समस्या को हल करना प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे पर्यावरण को सुरक्षित बनाना हमारे भविष्य और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा प्रदान करना होगा। इसलिए हमें वनों की रक्षा करते हुए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन जनरेटर है, मतलब ऑक्सीजन उत्पादन है। आज भी यदि हम प्रदूषण की समस्या के प्रति सचेत न हुए तो कल के भविष्य के लिए यह एक महान खतरा बन जाएगा। इस समस्या का समाधान हमारी जागृति एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। अब चलते हैं नंबर 2 पे। दूसरा है विज्ञान के चमत्कार। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि विज्ञान पे ही सब आधारित है। हमारी सारी चीजें विज्ञान पे ही चल रही होती है। चलिए देखते हैं इसमें भी क्या है। तो सबसे पहले वही रूपरेखा तैयार करनी है आपको। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 विज्ञान और मानव का संबंध, नंबर 3 मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का योगदान, नंबर इसमें आता है शिक्षा के क्षेत्र में, नंबर 2 चिकित्सा के क्षेत्र में, नंबर 3 कृषि के क्षेत्र में, नंबर 4 है
परिवहन एवं यातायात के क्षेत्र में। नंबर 5 है युद्ध के क्षेत्र में। नंबर 4 विज्ञान में होने वाली हानियां और नंबर 5 है उपसंहार। ध्यान रखना बच्चों, प्रस्तावना और उपसंहार का होना बहुत जरूरी है। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के बिना आज हमारा जीवन अधूरा या अपूर्ण ही है। आज प्रातः काल जगने से लेकर देर रात्रि को सोने तक हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान के संपर्क में रहते हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल, सुलभ और आसान बना दिया है। अनेक प्रकार की उपलब्धियां विज्ञान ने सहजता से हमें उपहार में दे दी है। विज्ञान और मानव का चोली दामन का संबंध है। बिना विज्ञान के मानव अपूर्ण है, अधूरा है। मानव को विज्ञान ने सुविधाओं का कुबेरपति बना दिया है। विज्ञान का उपयोग मानव को महान एवं संपन्न बनाता है। विज्ञान ने मानव जीवन को समृद्धशील बना दिया है। नंबर 1 है शिक्षा के क्षेत्र में। विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र को सरल एवं सुलभ बना दिया है। कंप्यूटर और टाइपराइटर का आविष्कार शिक्षा के लिए महान साबित हुए हैं। नंबर 2 है चिकित्सा के क्षेत्र में। विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र को बहुत सुविधाजनक बना दिया है। आज असाध्य रोगों का इलाज संभव हो चुका है। हृदय चिकित्सा और किडनी, लीवर जैसी चीजें बदली जा सकती हैं। नंबर 3 है कृषि के क्षेत्र में। विज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में मानव की असीम सहायता की है। कई दुर्लभ कृषि उपकरण उपलब्ध कराए हैं जिनसे खेती सरलता से की जाती है, इससे की जा सकती है। हमारा उत्पादन विज्ञान ने कई गुना बढ़ा दिया है। विज्ञान ने मानव की कृषि को लाभ का बड़ा धंधा बना दिया है। नंबर 4 है परिवहन एवं यातायात के क्षेत्र में। तो परिवहन एवं यातायात के क्षेत्र में विज्ञान ने कई नई क्रांति पैदा कर दी है। विज्ञान ने छोटे वाहनों से लेकर बड़े बड़े जहाजों एवं जलपोतों में सुविधाओं के अंबर लगा दिए हैं। घंटों की दूरी मिनटों में और कुछ ही सेकंड में हम तय करने में सार्थक समर्थ सिद्ध हुए हैं। नंबर 5 आ जाओ युद्ध के क्षेत्र में। अणु बम, परमाणु बम और बड़ी बड़ी मिसाइलों का आविष्कार कर विज्ञान ने युद्ध के क्षेत्र को सरल बना दिया है। जहां विज्ञान के लाभ है वहीं दूसरी ओर अनेक हानियां भी हैं। विज्ञान से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन जो खाद्यान्न फसलें हैं उनमें रसायनों के प्रभाव से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अणु बम, परमाणु बम जैसे खतरे से संपूर्ण मानवता करा होती है। अणु बम, परमाणु बम बनाया तो गया है बच्चों, लेकिन जब ये छूटते हैं तो मानवता को एकदम शर्मसार करके छूटते हैं। कितनी मानवता उठा ले जाते हैं। चलिए उपसंहार देखते हैं। विज्ञान का प्रयोग हमें सृजन के लिए करना चाहिए, न कि संहार के लिए। विज्ञान ने हमारी बहुत सहायता की है, इसलिए हम विज्ञान के ऋणी हैं। विज्ञान हमारा सच्चा मित्र है, मार्गदर्शक है और जनक है, जो हमें सुविधाओं का अक्षय भंडार दे चुका है। हमें आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नारे जय विज्ञान को अमर बनाना होगा। चलिए यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। अब अगले निबंध पे चलते हैं, जो कि नंबर 3 आता है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्र के लिए एकता का होना बहुत जरूरी है। चलते हैं नंबर इस पे रूपरेखा पे। तो पहला है नंबर प्रस्तावना, नंबर 2 एकता और अखंडता का अर्थ, नंबर 3 राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व, नंबर इसमें आते हैं नंबर 1 और आ जाता है प्रांतीयता, नंबर 2 भाषावाद, नंबर 3 जातिवाद, नंबर 4 सांप्रदायिकता, नंबर 5 है संकीर्ण मनोवृत्ति। फिर नंबर 4 आता है राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के उपाय। इसमें कई सारे उपाय हैं। नंबर 1 है प्रांतीयता की भावना की समाप्ति, नंबर 2 है भाषावाद का अंत, नंबर 3 है जातिवाद का अंत और नंबर 4 है सांप्रदायिकता का समापन, नंबर 5 है व्यापक विचारधारा का प्रचार प्रसार और नंबर 5 उपसंहार, नंबर 6 हमारे सुझाव। माता भूमिश्च पुत्रोहम पृथ्व्याम। भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। यह भावना हमारी राष्ट्रीयता की प्रतीक भावना मानी जाती है। सर्वप्रथम हम भारतीय हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में हैं। पहले हम मानव हैं और बाद में और कुछ। ये भावना हमें उच्च शिखर तक ले जाती है और राष्ट्रीयता की भावना को प्रतिपादित करती है। हमारे देश में भाषावाद, जातिवाद, प्रांतीयवाद एवं सांप्रदायिकता के नाम पर दंगे, फसाद एवं लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिसे आज बंद करना नितांत आवश्यक है। हमारे यहाँ विभिन्न भाषा भाषी एवं
मतावलंबी निवास करते हैं। उनका सभी अपना जीवन यापन करने का विशिष्ट तरीका है, फिर भी हमें एक ही राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित सुनाई देता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे सभी आपसी मतभेद भुला दें और आपसी भाईचारे से हमारा जीवन यापन करने की यही सच्ची राष्ट्रीयता होगी। ये निबंध बच्चों बहुत छोटा हो गया है। इसमें आपको ये रूपरेखा से लेकर के जो रूपरेखा तैयार की है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं इसको। मैं चलता हूं दूसरे निबंध की ओर। नंबर ये 4 है आपका, जीवन में खेलों का महत्व। चलते हैं इसमें, देखते हैं क्या कुछ है। तो सबसे पहले वही रूपरेखा लेनी है। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 खेलों के प्रकार, नंबर 3 खेलों का महत्व, नंबर 4 भारत में खेलों की दशा और नंबर 5 उपसंहार। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है बच्चों, प्रस्तावना और उपसंहार। चलिए देखते हैं प्रस्तावना क्या है। मनुष्य हमेशा से खेल प्रिय रहा है। खेल सबको प्रिय है। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी अपनी रुचि के अनुसार खेल खेलते हैं। यह बात दूसरी है कि पढ़ाई के समय बच्चों को खेलते देखकर माता पिता उन्हें डांट देते हैं या रोक देते हैं, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि खेल बुरी चीज है या खेल उन्हें प्रिय नहीं। खेलों के प्रकार, मुख्य रूप से खेल 2 प्रकार के होते हैं, घर के भीतर खेले जाने वाले खेल तथा मैदानी खेल। प्रथम प्रकार के खेलों को अंग्रेजी में इंडोर गेम और कहते हैं और दूसरे प्रकार के खेलों को आउटडोर गेम कहते हैं। इंडोर गेम के अंतर्गत टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, शतरंज, टेनिस, वॉलीबॉल, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक आदि खेल गिने जाते हैं तथा मैदानी खेल के अंतर्गत फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी तथा विभिन्न दौड़े आदि खेलों की गिनती में होती है। खेलों का महत्व देख लेते हैं। खेल जीवन का अनिवार्य अंग है। यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इससे हमारा स्वास्थ्य मनोरंजन होता है। खेल हमें भाईचारा सिखाता है, अनुशासन प्रिय बनाता है तथा नेतृत्व की क्षमता प्रदान करता है। यह शरीर को सुंदर, स्वस्थ तथा तरोताजा बनाता है। स्वस्थ शरीर में अच्छी बुद्धि निवास करती है। स्वास्थ्य उत्तम रहने पर काम करने में भी मन लगता है। कहा भी गया है, शरीरम मध्यकुलम धर्म साधनम, अर्थात सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने के लिए शरीर सबसे पहला साधन है। खेलों के द्वारा लोगों से मैत्री बढ़ती है और दूर दूर के देशों को देखने का अवसर मिलता है। नामी खिलाड़ी बनने पर धन भी खूब मिलता है, नौकरी भी आसानी से मिल जाती है। खेल राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का साधन है। भारत में खेलों की दशा देखते हैं। भारत में खेलों की दशा अत्यंत दयनीय है। खेलों के साधन अत्यंत सीमित हैं। बहुत से विद्यालयों में, महाविद्यालयों में खेल के सारे साधन तो कौन कहे, खेल के मैदान भी नहीं है। बच्चे गली कूचों में खेलते रहते हैं। यही कारण है कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश होकर भी भारत अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पिछड़ जाता है। यहाँ के बच्चों को गिल्ली डंडे तथा कबड्डी जैसे खेल ही सुलभ हो पाते हैं। हॉकी का सिरमौर भारत आज इस खेल में भी भाई जातिवाद एवं गुटबाजी के कारण पिछड़ता जा रहा है। उपसंहार देखिए, खुशी की बात यह है कि देर सवेर हमारी सरकार की आंखें खुल चुकी हैं। वह खेल के राष्ट्रीय महत्व को समझने लगी है। एशियाड 82 खेल का आयोजन इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान देने लगी है। भारत सरकार के अंतर्गत एक खेल मंत्रालय स्थापित किया गया है। देश के चोटी के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ ही आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। बस आवश्यकता इस बात की शेष रह गई है कि मंत्रालय राजनीति दांव पेच से दूर रहे तथा गांव-गांव में खेलों के साधन प्रदान करे, छिपे प्रतिभावान खिलाड़ियों को खोज निकाले तथा उन्हें हर तरह से प्रश्रय प्रदान करे, तो निश्चित ही एक दिन भारत का मस्तक खेल जगत में भी ऊंचा होकर रहेगा। चलते हैं अगले उस पे। तो यह है नंबर 5, बेरोजगारी की समस्या। ये आज की ज्वलंत समस्या है, इसलिए इस पे निबंध होने के चांसेस पूरे ज्यादा रहते हैं। चलिए देखिए क्या है। रूपरेखा बना लेते हैं। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 बेकारी के प्रकार, नंबर 3 बेकारी के कारण और नंबर 4 समस्या का निदान और नंबर 5 है इसमें उपसंहार। तो चलो देखते हैं। बेरोजगार रखने के बजाय लोगों को गड्ढे खुदवा कर पुनः भरने के लिए नियुक्त करना ज्यादा अच्छा है। प्रस्तावना चलते हैं। ये सर विलियम बेवरिन ने कहा था।
कार्य करने की इच्छा और योग्यता होते हुए भी कार्य न मिलना बेरोजगारी कहलाती है। भारत में बेरोजगारी की समस्या अति भयावह है। प्रति वर्ष लाखों बेरोजगार की भीड़ बढ़ती जा रही है। मजदूर गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। शिक्षित लोग नौकरी की तलाश में चक्कर काटते फिरते हैं। कई जोड़ी चप्पलें घिस जाने के बाद, रिश्वत जैसी पैरवी आदि की जुगाड़ लगाने के बाद वे नौकरी प्राप्त करते हैं। नौकरी भी मनोनुकूल या योग्यता अनुसार नहीं मिल पाती है। नौकरी या रोजगार के अभाव में कई लोग पागल हो जाते हैं, कई आत्महत्या कर लेते हैं और कई कुसंगतियों में पड़कर चोरी, डकैती, बटमारी की कुप्रवृत्ति में फंस जाते हैं। बेचारे अभिभावक हतप्रभ हैं तो उनके बाल्य कुंठाग्रस्त है। बेकारों के प्रकार। स्वरूप की दृष्टि से बेरोजगारी 3 प्रकार है। नंबर 1, प्रथम अशिक्षित बेरोजगार जो प्रायः कल कारखानों में, खेतों में काम करते हैं। दूसरे, प्रशिक्षित व तकनीकी जानकारी रखने वाले अभियंता, डॉक्टर, कारीगर आदि। और तीसरे वे लोग हैं जो कला, वाणिज्य, विज्ञान स्नातक हैं। भारत में बेरोजगारी के कई प्रकार हैं। नंबर 1, ग्रामीण बेरोजगारी, जिसमें ग्रामीणों को साल भर काम नहीं मिल पाता है, कुछ महीने बेकार बैठना पड़ता है। नंबर 2, औद्योगिकी चक्रीय बेरोजगारी, इसमें मंदी के समय बेरोजगार रहना पड़ता है। नंबर 3 है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नंबर ये बेकारी के कारण। नंबर 1, जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रत्येक वर्ष 70 लाख व्यक्ति नौकरी चाहने वालों की लिस्ट में जुड़ जाते हैं। नंबर 2, विकास की धीमी गति। नंबर 3, कुटीर एवं लघु उद्योग की उपेक्षा से बेरोजगारी और बढ़ गई है। नंबर 4, भारतीय कृषि का पिछड़ापन। नंबर 5 है अनियोजित तथा दूषित शिक्षा प्रणाली। नंबर 6, प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग न होना। नंबर 8, दूषित राजनीतिक वातावरण आदि बेरोजगारी की समस्या के कारण माने जा सकते हैं। समस्या का निदान। नंबर 1 है ये, हमें इस समस्या के निदान के लिए सर्वप्रथम जनसंख्या की बाढ़ पर नियंत्रण लगाना होगा। यह कार्य परिवार नियोजन एवं युद्ध स्तर पर चलाकर किया जा सकता है। नंबर 2, कृषि को प्रत्येक योजना में सर्वाधिक महत्व देना होगा। इसके लिए बढ़िया सिंचाई, खाद, बीज और यंत्रों की व्यवस्था तथा ठीक भूमि वितरण करना होगा। नंबर 3, शिक्षा प्रणाली को व्यवसायोन्मुख और व्यवहारिक बनाना होगा। नंबर 4, कुटीर तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहित देना होगा। नंबर 5, बेरोजगारी समस्या के निवारण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अगला आ रहा उपसंहार। वैसे तो बेकारी की समस्या पूरे विश्व में व्याप्त है और कमोबेश रहेगी, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यह समस्या लाइलाज है। हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, अपितु स्वर्णिम भविष्य की ओर आशा से उससे जूझना चाहिए, उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मेरी तरफ से कुछ और भी बातें हैं। हमेशा सर्विस की तरफ नहीं भागना चाहिए, नौकरी की तरफ नहीं भागना चाहिए, नौकरी देने की तरफ भागिए आप तो ज्यादा सफल रहेंगे। काम ढूंढिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला है नंबर 6, आतंकवाद दुनिया के लिए एक खतरा। तो चलते हैं इस निबंध के बारे में भी देखते हैं। पहले रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। तो ये रूपरेखा है। नंबर 1, प्रस्तावना। नंबर 2, आतंकवाद का कारण। नंबर 3, आतंकवाद का उद्देश्य। नंबर 4, भारत में आतंकवाद। प्रस्तावना में चलते हैं। आतंक का अर्थ है भय, समाज को अपने कुकृत्य से आतंकित करना आतंकवाद है। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसका न कोई समाज है न धर्म है। यह एक घृणित राष्ट्रद्रोह है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। आतंकवाद समाज के लिए, देश के लिए और संसार के लिए एक खतरा है। आतंकवाद का कारण। कुछ विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर बनाना चाहती है, इसी कारण वे भारत में आतंक को बढ़ावा देती ही रहती हैं। आतंकवादियों को बाहर से हथियार भेजे जाते हैं, उनके प्रयोग से तोड़फोड़ की घटनाएं होती हैं, निर्दोष नागरिकों की हत्या की जाती है, जिससे देश की अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। पंजाब और कश्मीर में हुई घटनाएं इसकी जीती जागती मिसाल हैं। देशभक्त नेताओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। आतंकवाद का उद्देश्य। आतंकवाद का प्रमुख उद्देश्य समाज में भय, आतंक और दहशत फैलाकर असुरक्षा की भावना पैदा करना तथा देश की प्रगति में बाधक बनना तथा अस्थिरता उत्पन्न करना है। इसके कारण उद्योग धंधों तथा पर्यटन पर भी बुरा असर पड़ता है। जातिगत, धर्मगत भेदभाव में वृद्धि होती है। देश में तनाव बढ़ता है, हिंसा एवं डकैती की घटनाएं होती हैं, देश में बाहरी आक्रमण का खतरा बढ़ता है।
चलते हैं अगले निबंध की तरफ। ये है नंबर 7, विद्यार्थी जीवन। ये तो आप जी रहे हो, इसका निबंध लिखना आपके लिए बहुत आसान है। चलिए रूपरेखा देते हैं। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 जीवन, विद्यार्थी जीवन, नंबर 3 आदर्श विद्यार्थी, नंबर 4 वर्तमान परिस्थितियां और विद्यार्थी, और नंबर 5 है उपसंहार। चलते हैं प्रस्तावना पे। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक होता है और कोई भी देश अपने नागरिक के गुणागुणों के आधार पर ही उन्नत अथवा पतित होता है। इस नाते देश की आशा उसके विद्यार्थियों पर ही टिकी है, वही भावी राष्ट्र का निर्माता है। विद्यार्थी जीवन देखिए, जीवन की तैयारी। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कालखंड है, क्योंकि इसी में भावी जीवन की आधारशिला रखी जाती है। वास्तव में यह जीवन की तैयारी का काल है। यही वह समय है जब सर्वांगीण विकास के पथ पर चरण बढ़कर कोई व्यक्ति भावी जीवन पथ का निर्भीक और निभ्रांत पथिक बन सकता है। विद्यार्थी जीवन में ज्ञान अर्जन से मानसिक विकास होता है, व्यायाम और खेल कूद से शारीरिक शक्ति आती है, और इसी काल में चरित्र का निर्माण होता है। आदर्श विद्यार्थी देखते हैं। आदर्श विद्यार्थी में अनेक गुण उपेक्षित हैं। प्राचीन काल में कहा जाता था काक चेष्टा वाको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थ्यम पंच लक्षणम, अर्थात कहीं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए काक चेष्टा हो, अध्ययन और मनन में बगुले के समान पूरी लगन और ध्यान का केंद्रीकरण हो, श्वान की भांति हल्की नींद लेने वाला हो, अल्पहारी हो ताकि आलस्य से बचा रहे तथा घर के झमेलों से दूर रहकर विद्यार्जन करने वाला हो। आदर्श विद्यार्थी के ये 5 लक्षण हैं। इन बातों के अतिरिक्त कुछ ऐसे गुण हैं जिनसे आदर्श विद्यार्थी को अपने स्वभाव और व्यवहार का अंग बना लेना चाहिए। उसे प्रसन्नचित, उत्साही और विनम्र होना चाहिए। अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा श्रेष्ठ विद्यार्थी का अनिवार्य लक्षण है, क्योंकि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धालु की ज्ञान प्राप्त कर पाता है। अहंकारी, अभिमानी और अशिष्ट नहीं। दया, शिष्टाचार आदि के साथ ही उसमें अनुशासन का होना परम आवश्यक है। अनुशासन सफलता का आधार है। वर्तमान परिस्थितियां और विद्यार्थी। वर्तमान काल में विद्यार्थी आसपास फैली जगत की परिस्थितियां बड़ी विषम हैं। अराजकता, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दलों द्वारा विद्यार्थी शक्ति का दुरुपयोग आदि ऐसी बातें हैं जिनके प्रभाव में बहे बिना आदर्श विद्यार्थी बने रहना कठिन हो गया है। यही कारण है कि अधिकांश विद्यार्थियों में ज्ञानार्जन की लालसा, अनुशासन, विनम्रता, आदर भाव आदि गुणों का दिनों दिन अभाव होता जा रहा है। अतः इन बुराइयों के प्रति विशेष रूप से सजग रहते हुए अपने विद्यार्थी जीवन को आदर्श रूप में ढालकर उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिपल सन्नद्ध रहने की आवश्यकता है। उपसंहार देख लेते हैं। ऐसा महिमामय है विद्यार्थी जीवन। आज जो आदर्श विद्यार्थी है, कल को वह आदर्श मनुष्य बनकर अपना समाज, देश का और विश्व का कल्याण कर सकता है। वही स्वर्णिम युग का वाहक बन सकता है। चलते हैं अगले निबंध की। नंबर 1 है स्वच्छता भारत का अभियान। चलिए फिर देखते हैं। पहले प्रस्तावना है इसका। स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है। चलिए प्रस्तावना को फिर से लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वें जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था। यह सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की सोच है कि हम 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने का प्रयास करें, तो यह सभी देशवासियों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि होगी। यह एक राजनीतिक मुक्त अभियान है और देशभक्ति से प्रेरित है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जिम्मेदारी है और इस देश को स्वच्छ देश बनाने के लिए हर भारतीय नागरिक की भागीदारी की आवश्यकता है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए विश्व स्तर पर लोगों ने पहल की है। नंबर 2 है स्वच्छ भारत का उद्देश्य। इस मिशन का उद्देश्य सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को साफ रखना है, ताकि दुनिया के सामने हम एक आदर्श देश का उदाहरण प्रस्तुत कर सकें।
मिशन के उद्देश्यों में से कुछ उद्देश्य हैं: खुले में शौच समाप्त करना, अस्वास्थ्यकर शौचालयों को फ्लैश शौचालयों में परिवर्तित करना, हाथ से मल की सफाई को रोकना और ठोस और तरल कचरे का पुनः उपयोग, लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना, अच्छी आदतों के लिए प्रेरित करना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था अनुकूल बनाना व भारत में निवेश के लिए रुचि रखने वाले सभी निजी क्षेत्र के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना आदि। यह अभियान भारत की सबसे बड़ी सफाई अभियान है। इस अभियान में लगभग 30 लाख स्कूल और कॉलेज जुड़े हैं। इस अभियान में बहुत ही रुचिपूर्ण तरीका इस्तेमाल हो रहा है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति 9 लोगों को इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित करेगा और वह फिर प्रत्येक व्यक्ति को अगले 9 व्यक्तियों को आमंत्रित करेगा और ये श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक कि भारत का प्रत्येक नागरिक इससे जुड़ न जाए। इसके शुभारंभ के दिन प्रधानमंत्री ने 9 हस्तियों को आमंत्रित किया था और उन्हें अपने क्षेत्र में इस अभियान को सफल बनाने के लिए विनती की थी। नंबर 3 है स्वच्छ भारत अभियान से होने वाले लाभ। स्वच्छ अभियान से देश को कोई नुकसान है ना नागरिक को। यह बस एक पहल है जो हमारे देश को स्वच्छ बनाने में सहयोग करेगी। इस अभियान के माध्यम से भारत सरकार वेस्ट मैनेजमेंट तकनीकों को बढ़ाने के द्वारा स्वच्छता की समस्याओं का समाधान करेगी। स्वच्छ भारत आंदोलन पूरी तरह से देश की आर्थिक ताकत से जुड़ा हुआ है। इस मिशन की सफलता परोक्ष रूप से भारत में व्यापार के निवेशकों का ध्यान आकर्षित करना, जीडीपी विकास दर बढ़ाने के लिए है। नंबर 4 है स्वच्छ भारत की सफलता। स्वच्छ भारत अभियान में हमें स्वास्थ्य भारत की भी मिलेगा। इस अभियान से दैनिक दिनचर्या में अस्वस्थ आदतों की समाप्ति होगी, स्वास्थ्य लागत कम होगी, मृत्यु दर घटेगी और स्वच्छता रहने की घातक बीमारी की दर कम होगी और भी कई चीजें सहायक होगी। चलते हैं लास्ट में उपसंहार की तरफ। स्वच्छ भारत अभियान देश का हरा भरा और स्वस्थ बनाने के लिए स्वस्थ योग्य कदम है। अगर भारत की जनता द्वारा प्रभावी रूप से इसका अनुसरण किया गया तो आने वाले वर्षों में हम यह अभियान अपने सभी उद्देश्यों में सफल होगा। स्वच्छता भारत की ओर अगला कदम होगा। स्वच्छ भारत में ही हमें स्वच्छ देश और समाज की प्राप्ति होगी। इसी के साथ ये निबंध का सेक्शन समाप्त हो रहा है बच्चों। आज कक्षा 9 की हिंदी जो है समाप्त हो रही है बच्चों। इस समाप्ति के लक्ष्य में मैं YouTube का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जो बच्चों तक मैं पहुंचा सकता हूं और आशा करता हूं आगे भी आप लोग अपना सुझाव देते रहेंगे और मैं कोशिश करूंगा और भी अगर कोई चीज़ छूटी है तो उसमें भी आपको बना करके देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करने की कोशिश करता हूं। नीचे आपको जिस प्रकार पहले ही बोलता था वैसे ही ये लाल रंग का बटन सब्सक्राइब के लिए दिया गया। जितने सब्सक्राइब आप बढ़ाएंगे उतना मेरा भी मान सम्मान बढ़ेगा और मैं आगे वर्क करने के लिए प्रेरित होऊंगा। और इस चैनल को भी लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आप लोगों को ये सफर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके और इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके और उसको तुरंत फायदा हो सके। और मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर से मिलता हूँ नए अध्याय के साथ।